वेलकम टू दिस कंप्लीट सीरीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का ओवरव्यू दे दूं कि मैंने इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाना है। बेसिकली मैंने इसमें 15 लेक्चर्स इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि अगर आपको ऊप्स का ओ भी नहीं पता, बिल्कुल पता ही नहीं कि ये बेसिकली है क्या, ना थ्योरेटिकली ना ही प्रैक्टिकली, तो उस लेवल से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक जितने भी ऑलमोस्ट टॉपिक्स होते हैं इसमें, जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में, वाइवा में पूछे जाते हैं, वो कवर करूँ। ठीक है, तो ये 15 दिन की एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें रेगुलर बेसिस पर डेली का एक लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, और एक लेक्चर जो है 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक का हो सकता है। अगर आपको थोड़ा लेंथी लगे तो डोंट वरी, इसको आप 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको इसकी आउटलाइन दिखा दूँ कि इस कंप्लीट सीरीज़ में हम बेसिकली पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो ये हमारे पास है कंप्लीट आउटलाइन डे 1 टू डे 15, जिसमें हमारे पास सबसे पहला लेक्चर जो होगा उसमें हम ऊप्स की फाउंडेशंस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, इनकैप्सुलेशन, एक्सेस कंट्रोल, एंड देन डे 4 पर हम इनहेरिटेंस, उसके बाद सिंगल लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड डोंट वरी, अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही, हम जब पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेसेस, एडवांस इंटरफेसेस एंड फंक्शनल लूप एंड पैकेजेस, एक्सेस मॉडिफायर्स एंड जावा एपीआईज। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन लूप्स। ठीक है, एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड जेनेरिक्स, एडवांस्ड जेनेरिक्स एंड टाइप सेफ्टी। उसके बाद डे 12 पर हम पढ़ेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स। एंड 13 डे पर जो हमारा 13वां लेक्चर होगा उसमें हम फाइल इनपुट आउटपुट एंड सीरियलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद डे 14 पर हम इनर क्लासेस, इनम्स, रिकॉर्ड्स को डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। ठीक है, एंड डे 15 पर हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लस एग्ज़ाम प्रिपरेशन और हमारा जो कोर्स होगा उसका रिव्यू लेंगे दोबारा। ठीक है, इसके डे 15 पर आप ऊप को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, उसके बाद एमसीक्यूज़ वाइज और वाइवा के क्वेश्चंस आंसर के हवाले से आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर हमारा है फाउंडेशंस का। बेसिकली जब हम चीज़ को पढ़ते हैं किसी को भी, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले लेक्चर में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। हम फाउंडेशंस को देखेंगे कि बेसिकली ऊप है क्या। तो ये नोट्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर हो सके तो आप नोटबुक पर नोट डाउन करते रहें, अदरवाइज़ इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बेसिकली ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इट इज़ अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर यू ऑर्गेनाइज योर कोड अराउंड ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इन वन बिग ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक स्टाइल है किस चीज़ का? प्रोग्रामिंग करने का, यानी कि कोई भी लैंग्वेज को राइट करने का एक स्टाइल है, एक पैराडाइम है, ना कि ये बजाते खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली कोड को ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो है वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में, ऑब्जेक्ट्स में, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। बजाय इसके कि जब हम पहले कोड लिखते थे हम हंड्रेड्स ऑफ लाइंस लिखते थे, उसमें हम वेरिएबल्स बनाते थे, कंडीशंस लगाते थे, वो सारा कुछ करते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम कहीं पर चेंजिंग करना चाहें तो हमारा पूरा कोड जो है वो डिस्टर्ब होता था। ऊप्स ने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने इस मसले को हल किया और कोड को जो है छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बिफोर वो प्रोग्रामिंग वाज डन इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ऊप पढ़ने से पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स, उसके बाद कंडीशंस, लूप्स, एरेज, ये चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता था? बेसिकली हम लाइन बाय लाइन कोड लिखते थे और एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड होती थी। जब हमने कोई चेंजिंग करनी होती थी तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता था। तो ऊप से पहले हम ऐसे प्रोग्रामिंग करते थे।
एज प्रोग्राम्स ग्रू लार्जर, यानी कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होता था, दिस बिकम वेरी मैसी एंड हार्ड टू मैनेज। ठीक है, ये मैसी होने के साथ साथ मैनेज करने में भी डिफ़िकल्ट हो जाता था। वो कैसे, कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने किसी जगह पर चेंजिंग करनी होती थी तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम का वो डिस्टर्ब होता था उससे। ठीक है, OOP solves this by organizing code into small, neat, reusable pieces called classes। अच्छा जी, OOPS ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को, जो हार्ड टू मैनेज वाला प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या फीचर प्रोवाइड किया कि कोड को ऑर्गेनाइज कर दिया। किस तरीके से, स्मॉल पीसीज में, रीयूजेबल पीसीज में, कॉल्ड क्लासेस। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा कोड होगा वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको एक ब्लॉक को क्लास कहेंगे। ठीक है, अब हम जाकर नेक्स्ट इसी लेक्चर में क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सारा कुछ समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ये देख लें कि क्लासेस जो हैं ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, उसके बाद इन OOP यू थिंक अबाउट द रियल वर्ल्ड। इन द रियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जब हम OOPS को फॉलो करते हैं, इस स्टाइल को, इस पैराडाइम को फॉलो करते हैं, तो हम हर चीज़ को अज्यूम करते हैं कि ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है, फ़ोन है, उसके बाद स्टूडेंट है, बैंक अकाउंट है। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि लाइक हमारे पास एक फ़ोन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, और कुछ उसके बिहेवियर्स होंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, व्हाट द ऑब्जेक्ट हैज़, लाइक इस फ़ोन का ब्रांड नेम क्या है, इसका कलर क्या है, उसके बाद इसकी इंटरनेट स्पीड क्या है, 4G है, 3G है, 2G है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर क्या होगा उसका, कि ये स्टार्ट होगा, इस पर हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट चला सकेंगे, इस पर हम जो है डाउनलोडिंग कर सकेंगे, इसके ज़रिए हम वीडियो बना सकेंगे। ये इसका फंक्शंस हैं और बिहेवियर है। प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर की आपको समझ आ गई होगी। लाइक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, और दूसरा जो बिहेवियर्स होते हैं वो हमारे पास फंक्शंस या मेथड्स कहलाते हैं, जो कि हम प्रोसीजरल में भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक वेरिएबल्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरा जो फंक्शंस या मेथड्स हैं वो हमारे पास बिहेवियर्स हैं। अब जब हम OOPS को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे, तो हम वेरिएबल या मेथड को नहीं यूज़ करेंगे वर्ड, हम कहेंगे ये हमारी इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद ये हमारी इस क्लास का बिहेवियर है, इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, सॉरी। ठीक है, बिहेवियर क्या है, व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू, यानी कि वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द 4 पिलर्स ऑफ OOP। OOP इज़ बिल्ट ऑन 4 मेन आइडियाज़। 4 पिलर्स यानी कि ऐसे 4 कंसेप्ट जिन पर OOP जो है वो बेस कर रहा है। वो 4 मतलब के फीचर्स हैं जो OOP को डिफरेंट करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से। तो वो फीचर्स कौन कौन से हैं, यू विल स्टडी ईच ऑफ दीज इन डिटेल इन फ्यूचर टॉपिक्स। हम इनको जो है मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे हमारे, उनमें एक एक करके डिटेल के साथ समझेंगे। लेकिन अब सिर्फ आपको मैं नेम बताता जाऊंगा कि ये 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। तो वो हमारे पास हैं इनकैप्सुलेशन, उसके बाद इनहेरिटेंस, एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म, एंड देन एब्स्ट्रैक्शन। एक एक कंसेप्ट जो है एक एक बजाते खुद एक एक चैप्टर कह लें या एक लॉन्ग वीडियो पर मबनी होगा। ठीक है, जिसमें हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे, इसका पर्पस देखेंगे, उसके बाद इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इनके नाम पता होना चाहिए कि जब कोई आपसे पूछे कि 4 पिलर्स ऑफ OOP कौन कौन से हैं, तो आप बता सकेंगे जी इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। सेक्शन नंबर 3 हमारा क्या है, क्लासेस का। अच्छा, अब एक चीज़ हम जो है ना इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अभी इस थ्योरी को छोड़ दें सारा कुछ, ठीक है, और आपको मैं समझाता हूँ आसान अल्फाज में। लाइक एक कंपनी है जिसमें मोबाइल बनाए जाते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन बनाया जाता है। तो क्या ख्याल है कि एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो डायरेक्टली उस कंपनी में बनना शुरू हो गया, या एक नया मॉडल लॉन्च होता है तो वो मतलब बाय मिस्टेक बन जाता है? नहीं, उसका पहले जो है प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उसका जो है सैंपल बनाया जाता है, उसका डिज़ाइन बनाया जाता है।
उसमें ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि इस जो मोबाइल हम लॉन्च करेंगे इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कौन कौन सा बिहेवियर होगा। ठीक है, उस जो डिज़ाइन कह लें या फिर उस सैम्पल को हम कहते हैं क्लास। ठीक है, तो डेफिनेशन अब देखते हैं हम कि क्लास इज़ अ टेम्पलेट, यानी कि ये एक डिज़ाइन है। ठीक है, इट टेल्स जावा व्हाट प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप शुड हैव। important, the class itself is not an object, it is only the description of what an object will look like। ठीक है, ये दो लाइनों को मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल में समझाया कि मोबाइल बनने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उसका एक नमूना बनाया जाता है जिसमें क्या क्या डिस्कस किया जाता है कि इस मोबाइल जो है वो अच्छा वो जो मोबाइल रियल वर्ल्ड मोबाइल है ना वो एक होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसका जो सैम्पल बनाया जाएगा, पहले डिज़ाइन बनाया जाएगा, टेम्पलेट बनाया जाएगा, उसको कहेंगे क्लास। तो क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस मोबाइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी और इसका बिहेवियर क्या होगा। तो क्लास इज़ अ टेम्पलेट, उसके बाद ये जो डेफिनेशन है आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम मोबाइल की एग्जांपल दे सकते हैं और आप एग्जांपल में भी लिख सकते हैं कि जो चीज़ आपको मैंने समझाई है। थिंक ऑफ इट लाइक अ कुकी कटर। ठीक है, किचन में हमारे पास एक कटर होता है जिसके साथ हम डिफरेंट शेप्स में सैलेड वगैरह काट रहे होते हैं। ठीक है, और कटर इज़ द क्लास। अब यहाँ पर देखेंगे जो कटर है हमारा वो बजाते खुद जो है वो तो सैलेड नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जो चीज़ हमारी उससे बनेगी। ठीक है, और जो कटर क्या है, कटर हमारे पास एक क्लास है, यानी कि वो एक टेम्पलेट है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। द एक्चुअल कुकी यू मेक आर दी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो डिज़ाइन हम उससे काट कर सैलेड का हासिल करेंगे उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, वन कटर कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कुकीज़। अब यहाँ पर देख लें कि एक कटर जो है उससे हम हंड्रेड्स ऑफ कुकीज़ यानी कि हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइंस बना सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम इसमें प्रोग्रामिंग में देखें तो इसका मतलब है कि हम एक क्लास के ज़रिए हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा। लाइक एक मोबाइल का प्रोटोटाइप जब बन गया, टेम्पलेट बन गया कि ये मोबाइल इस तरीके का होगा, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर होंगी। अब उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए कंपनी चाहे तो हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल बना ले, चाहे तो 10 बनाए, चाहे 1 बनाए, चाहे मिलियंस बना ले। ठीक है, तो वो टोटली इंडिपेंडेंट है इस चीज़ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास का और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ आया होगा। बेसिकली क्लास की डेफिनेशन जो है जो मैंने लिखी हुई है इसी को बेहतर है कि यूज़ करें आप। ठीक है, और दूसरा समझने के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दी है उसको अंडरस्टैंड रखें और अपने माइंड में रखें उसको। देन हम आ जाते हैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ जावा क्लास। अच्छा, ये तो अब हमने देख लिया कि थ्योरेटिकली क्लास होती क्या है। अब हम देखेंगे कि जावा क्लास को हम बनाते कैसे हैं प्रोग्राम में। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। और हम यहाँ पर क्या लिखा है कि हेयर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एवरी जावा क्लास फॉलोज। बेसिक स्ट्रक्चर कह लें या फिर इसका सिंटैक्स कह लें कि जावा क्लास को बनाने के लिए जिसको फॉलो किया जाता है। रीड द कमेंट्स लाइन स्टार्टिंग विद डबल बैकस्लैश टू अंडरस्टैंड ईच पार्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने कमेंट्स दिए हुए हैं बेसिकली ताकि हमें पता चले कि नीचे वाली लाइन में क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आसान अल्फाज के लिए आसानी के लिए क्या करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इस PDF से इस टेक्स्ट को उठा के मैं पेस्ट कर लूँ। अच्छा, मैं जो इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा वो हमारी होगी इसमें टेक्स्ट पैड के अंदर। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल इजी है, डाउनलोड करें क्रोम पर जाकर टेक्स्ट पैड लिख के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसके साथ JDK आप इंस्टॉल करके इसको रन कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारा कोड था बेसिकली सिंटैक्स किस चीज़ का, हमारी क्लास का। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे। लाइक ये क्लास जो है ये किस टाइप की है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि जो क्लास का स्कोप डिफाइन करते हैं कि इस क्लास को किस लिहाज से हम एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब है सिर्फ
पब्लिक का मतलब है कि हम इस क्लास को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इसी फोल्डर में, इससे बाहर, एक प्रोजेक्ट से बाहर या एक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर हम इसको प्राइवेट कर दें तो प्राइवेट का मतलब है कि इस क्लास को सिर्फ इसी फाइल के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, उससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक्सेस मॉडिफायर्स का कंसेप्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में अच्छे से डिस्कस किया जाता है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं पढ़ा तो आप इंटरनेट पर सर्च करें। ठीक है, और उसके बाद हम क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड देन क्लास नेम। अच्छा, ये देखें कि हम क्लास कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर बताएंगे, देन कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास, एंड देन क्लास का नेम जो होगा वो लिखेंगे, और उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट करके नीचे यहाँ पर एंड कर देंगे। ठीक है, अब इन करली ब्रेसेस के अंदर हमारा जो है वो क्लास की बॉडी है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो मैंने कमेंट आउट किया हुआ है यहाँ पर कि पार्ट 1 में हमारे पास क्या होगा, इस क्लास की प्रॉपर्टीज़, लाइक जिसको हम फील्ड्स भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, यानी कि आम अल्फाज में इस क्लास के वेरिएबल्स। ठीक है, दीज डिस्क्राइब्स व्हाट द ऑब्जेक्ट हैज़। तो वेरिएबल बनाने का तरीका आपको पता ही है, जो हम पहले भी प्रोसीजरल में पढ़ चुके होंगे कि डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। तो ये हमारे पास आ गई इस क्लास की प्रॉपर्टीज़, एंड देन हमारे पास क्या होगा, इस क्लास का बिहेवियर, यानी कि ये क्लास जो है, इस क्लास से जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, तो मेथड बनाने का भी सिंटैक्स आपको पता ही होगा। हम यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि बताएगा कि इस मेथड का एक्सेस मॉडिफायर क्या है, कहाँ कहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होता है बेसिकली स्पेसिफिक टाइप का एक मेथड होता है जिसका नेम जो है क्लास के नेम से सेम होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, और इसका पर्पस क्या है ये हम नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लें कि ये एक तरह का मेथड है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या होगा कि इस क्लास का बिहेवियर होगा, हम मेथड बनाएंगे डिफरेंट। ठीक है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या फीचर्स होंगे उसके, मतलब कौन से एक्शंस परफॉर्म करेगा। तो ये सिंटैक्स था बेसिकली क्लास को क्रिएट करने का। तो अब हम क्या करते हैं जनाब, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्टेप बाय स्टेप राइटिंग यूर फर्स्ट क्लास। अब आपने अभी तक जो है कोई भी क्लास प्रैक्टिकली क्रिएट नहीं की, तो अब हम उसको क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ना इधर, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है, या इसको ना इरेज कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारे पास लेट अस मॉडल अ डॉग। ठीक है, एक डॉग जो है उसकी हम क्लास बनाएंगे। एवरी डॉग हैज़ अ नेम। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी हमारे पास, उसका नेम, उसकी ब्रीड और उसकी एज, और उसके बाद डॉग के एक्शंस क्या होंगे, बिहेवियर क्या होगा कि डॉग बार्क करेगा, ठीक है, या फिर वो ईट करेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जनाब एक क्लास बना लेते हैं जिसका नेम होगा डॉग। तो क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक सबसे पहले हमारे पास एक मेन क्लास होनी चाहिए, पब्लिक क्लास ओ। ठीक है, तो ये मैंने मेन क्लास बना ली। उसके बाद मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, एंड ये मेथड यहाँ पर ऐसे, ये वाला जो प्रोग्राम जो है ना हमारा एग्जीक्यूट होगा मेन क्लास से। हाँ, इस तरीके से। तो ये हमारी क्लास बन गई और मेन मेथड बन गया। अब हमने करना क्या है, हमने एक क्लास बनानी है जिसका नेम होगा डॉग। ठीक है, तो हम कहते हैं जनाब क्लास और
डॉग। ये हमारे पास डॉग नेम की हमने एक क्लास बना दी, ठीक है। तो फ़िलहाल अगर हम इसको स्किप भी कर दें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा होगा, ये वाला हिस्सा छोड़ दें इसको फ़िलहाल, ठीक है। जो हमारा टास्क है हम वो ही करते हैं। तो हमने एक क्लास बना ली जिसका नेम हमने रख लिया डॉग। तो ये कौन सी होगी, ये पब्लिक टाइप की होगी, यहाँ यानी कि इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकेंगे। अब स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कि हमने एक क्लास बनाई जिसका नेम है डॉग। स्टेप नंबर 2 है, इसके अंदर हम फील्ड्स को ऐड करेंगे, यानी कि डॉग की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास उसका नेम, ब्रीड और एज होगी। तो नेम हम जो है वो स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग नेम, और उसके बाद ब्रीड उसकी जो है वो भी स्ट्रिंग में स्टोर होगी, यानी कि किस नस्ल का है वो। उसके बाद एज जो है वो इंटीजर टाइप की होगी, इंट एज। तो ये हमने इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर लिया। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। एंड स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है कि ऐड अ मेथड। मेथड मतलब बिहेवियर ऐड करेंगे, इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, रियल डॉग होंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा। तो बिहेवियर क्या होगा कि डॉग बार्क करता है। तो पब्लिक वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बार्क, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉग बार्क, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने इस क्लास का बिहेवियर डिफ़ाइन कर दिया कि जो डॉग होगा वो उसका एक्शन क्या होगा। तो इस पर मैं कमेंट दे देता हूँ कि ये हमारे पास है बेसिकली प्रॉपर्टीज़, उसके बाद नीचे ये है हमारे पास बिहेवियर। तो ये 2 काम हमने कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास कि एट दिस पॉइंट ओनली द ब्लूप्रिंट एग्जिस्ट, नो एक्चुअल डॉग हैज़ बीन क्रिएटेड येट। टू क्रिएट अ रियल डॉग वी नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट विच वी विल डू इन द नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि लाइक यहाँ पर हमने एक स्केच बनाया है, ठीक है। स्केच या कह लें या मॉडल कह लें कि एक डॉग फैमिली है, ठीक है, या फिर एक क्रिएचर है डॉग, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं और उसका ये बिहेवियर है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमने एक्चुअल डॉग बना लिया। एक्चुअल डॉग बनेगा जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी ये जो है ये टेम्पलेट है, ये रियल वर्ड नहीं है, ये बल्कि नॉन फिज़िकल थिंग है। तो इसको फिज़िकल बनाने के लिए, रियल वर्ड बनाने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रिंगिंग दी ब्लूप्रिंट टू लाइफ, यानी कि जो हमने स्केच बनाया अभी डॉग का उसको फिज़िकल करेगा, यानी कि उसमें मतलब एक किस्म की जान डाल देगा, उसको मेमोरी में एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बना देगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट जावा सेट्स असाइड अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर इट एंड फिल्स इन ऑल दी फील्ड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली एक रियल इंस्टेंस है जो कि क्लास से हम क्रिएट करेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पर टेम्पलेट बना लिया, इससे अब हम जो रियल वर्ड इंस्टेंस बनाएंगे उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। जो हमारा असल डॉग होगा, लाइक जो मोबाइल के टेम्पलेट से असल मोबाइल बनेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट जावा सेट्स असाइड अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी और इट एंड फिल्स इन ऑल दी फील्ड्स। जब हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे उसके बाद क्या होगा कि जावा जो है उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करेगा, ठीक है। स्पेस एलोकेट करने का मतलब है अब ये चीज़ जो है ये मेमोरी में सेव होगी, अब इसका अपना एक वजूद है। उसके बाद you can create as many objects from one class as you want, each one is completely independent from the others। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो क्लास बनाई है इसके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं।
लाइक डॉग 1, डॉग 2, डॉग 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक हमें चाहिए। तो ये जो एक ही क्लास है इससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे। तो उसके बाद है जनाब, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ स्पेसिफिक डॉग, ईच वन इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी अदर्स। ये बात जो है थोड़ी सी और की है कि जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पर रिलेशन जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट का होगा, जबकि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। उसके बाद गोइंग बैक टू आवर एनालॉजी, द क्लास डॉग इज़ द ब्लूप्रिंट। जो हमने क्लास बनाई है वो एक टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ स्पेसिफिक डॉग। ठीक है। जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ही एक असल डॉग जो है बनेगा, विद इट्स ओन नेम, इट्स ब्रीड एंड इट्स ओन एज। दैट डॉग लाइव्स इन दी मेमोरी। अच्छा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा मेमोरी में वही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्लास नहीं करेगी। क्लास इज़ अ नॉन फिजिकल। एंड हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स इसका क्या है हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास क्लास का नेम होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम होगा एंड इक्वल ऑपरेटर के बाद हम न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि न्यू कीवर्ड क्या है। तो ये नीचे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जो न्यू कीवर्ड है हमारे पास ये दो काम करेगा। ठीक है। नंबर 1 पर इट क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर दी ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेमोरी को बताएगा कि ऑब्जेक्ट बना है, इसके लिए हमें एक मेमोरी का ब्लॉक चाहिए। ठीक है। उसके लिए क्रिएट करेगा एक ब्लॉक। उसके बाद इट कॉल्स द कंस्ट्रक्टर टू सेट अप द ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आया। ठीक है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है, मैंने बताया था कि जो क्लास का नेम होगा वही उस कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, और ये एक तरह का मेथड है। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड मेथड। तो दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करेगा कि ऑब्जेक्ट बन गया है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो इनिशियलाइज कर दी जाएं। तो यहाँ पर लिखा है जनाब, वेरिएबल नेम न्यू जो है कीवर्ड, क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, एग्जांपल क्रिएटिंग अ डॉग ऑब्जेक्ट। तो डॉग, माई डॉग इज इक्वल न्यू डॉग। अच्छा, अब जब चूँकि हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो हमें जो है मेन क्लास बनानी पड़ेगी। मेन क्लास बनाने के लिए हमें पब्लिक क्लास, जो हमारा फाइल का नेम है ऊप, तो वही क्लास का नेम होगा। एंड देन हमारे पास मेन मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एंड इस तरीके से। ठीक है। अब हमने मेन क्लास बना ली। अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएं, वो इस मेन मेथड के अंदर बनेगा। ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा, अब हम कमेंट दे देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डॉग। डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं हम। कि सबसे पहले हमने देखा था कि क्लास का नेम क्या है, डॉग, क्लास नेम लिखेंगे। उसके बाद देन ऑब्जेक्ट का नेम। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का नेम होगा वो डिफरेंट हो सकता है, वो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन क्लास का नेम सेम ही रहेगा जो क्लास का है। तो लाइक मैं ऑब्जेक्ट का नेम D1 रख देता हूँ एंड देन इक्वल ऑपरेटर एंड न्यू कीवर्ड। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है। जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को मेमोरी में जगह प्रोवाइड करेगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा, तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब मतलब कि जो हमारा डॉग है वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उसकी अपनी एक जगह है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डॉट ऑपरेटर। ठीक है। डॉट ऑपरेटर को समझने के लिए ये देख लें कि अब हमने क्लास बना ली, लाइक डॉग क्लास बना ली, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़ाइन कर ली और उसका बिहेवियर भी। उसके बाद उसका हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को वो वाली प्रॉपर्टीज़ असाइन करनी है जो कि हमने क्लास के अंदर डिफ़ाइन की थी। तो ये यहाँ पर मेरी मिस्टेक है एक, कि ये कैपिटल एस आएगा। ठीक है, सॉरी।
तो अब वो प्रॉपर्टीज़ असाइन करने के लिए हमें काम आएगा डॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यू यूज़ द डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस इट्स फील्ड्स एंड कॉल इट्स मेथड्स, ठीक है। मतलब उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए और मेथड को कॉल करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। थिंक ऑफ इट एज सेइंग गो टू दिस ऑब्जेक्ट देन एक्सेस दिस फील्ड और मेथड, ठीक है। तो ये नीचे सिंटैक्स लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो इसी को कॉपी कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अगेन सारा कुछ जो है बना के दिखाता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है जो कि नीचे क्लास की बनी हुई हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल ऑब्जेक्ट नेम लिखूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, डॉट ऑपरेटर लगाऊँगा और उस प्रॉपर्टी के नेम को ऐसे एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। d1 डॉट नेम एंड देन इक्वल ऑपरेटर, और उसकी वैल्यू यहाँ पर मैं असाइन करूँगा। वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लाइक dog1, ठीक है। ये देखें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उस क्लास की प्रॉपर्टी जो है उसको एक्सेस करके उसको हमने वैल्यू असाइन कर ली। यानी कि जो हमारा पहला डॉग है उसका नेम है dog1। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास होगी d1 डॉट ब्रीड। ब्रीड इज़ इक्वल अगेन डबल कोट्स एंड ब्रीड 1। ये जस्ट समझने के लिए है बेसिकली। और उसके बाद एज को एक्सेस कैसे करेंगे, d1 डॉट एज इज़ इक्वल, एज इंटीजर वैल्यू है तो हमें ऐसे ही डायरेक्ट इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ तो आ गई। अब था बिहेवियर। मेथड को कॉल करेंगे हम, वो कैसे, d1 डॉट मेथड का नेम, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने मेथड को कॉल कर लिया। तो ये हमने देखा कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम कैसे एक्सेस करते हैं एंड उसके बिहेवियर को कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये बेसिकली टोटल कंसेप्ट है हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो अब ये नीचे जो है एग्जांपल टोटली मर्ज करके लिखी हुई है, जो हमने यहाँ पर 1 बाय 1 एक्शन परफॉर्म कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये देखें कि अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। मैंने कहा था एक क्लास में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जनाब, इसी का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। d1 की जगह हम d2 लिख देते हैं। उसके बाद d1 की जगह d2 d2 d2, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी ज़ाहिर है कि चेंज हो जाएगी, ब्रीड 2। और मेथड जो है वो भी हम d2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने d1 और d2 दो ऑब्जेक्ट्स बना ले। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं अलग-अलग मेमोरी में प्रेजेंट होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड दैट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू कीवर्ड। इट्स मेन जॉब इज़ टू इनिशियलाइज give starting values to the object's fields. Without a constructor, all your fields start with default values, null for string, 0 for numbers, and a constructor lets you set meaningful values right from the beginning. तो अब कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है, ये जो हम यहाँ पर ये दो क्लास का नेम के साथ दो ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, ये हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब आप कहेंगे हमने तो कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, तो इसका ये बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है। इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर हम कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर नहीं बनाते तो जावा जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स बना देता है, ठीक है, और उसको ऑटोमेटिकली कॉल करता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ असाइन की, डिफ़ाइन की, ठीक है, इनको अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है,
कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं बनाते तो जब हम ऑब्जेक्ट के ज़रिए इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी कि स्ट्रिंग की जगह नल आ जाएगा, इंट की जगह ज़ीरो आ जाएगा। हम चाहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिक वैल्यूज़ दें, लाइक मैं नेम की जगह डॉग लिख दूँ, ब्रीड की जगह ब्रीड 1 लिख दूँ एंड एज की जगह 1 लिख दूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर में उन वैल्यूज़ को साइन कर देते हैं, फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आकर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो इस कंस्ट्रक्टर में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होंगी वो उसको इनिशलाइज हो जाएंगी उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो रूल्स देख लेते हैं हम कंस्ट्रक्टर के। तो द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम एज द क्लास नेम इंक्लूडिंग कैपिटल लेटर्स। तो कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो क्लास के नेम के साथ बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे भी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने मेथड के अंदर वॉइड लिखा था, ठीक है। तो यही बात हो रही है कि कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, नॉट इवन वॉइड। इफ़ यू ऐड वॉइड इट बिकम्स अ रेगुलर मेथड। अगर हम कंस्ट्रक्टर के नेम के साथ कोई रिटर्न टाइप ऐड कर देते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, वो सिंपल मेथड कहलाएगा। उसके बाद जावा कॉल्स द कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली व्हेन यू यूज़ न्यू कीवर्ड यू नेवर कॉल इट मैनुअली। अब यहाँ पर बात ये है कि जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया या नहीं बनाया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा तो उसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जावा उसको ऑटोमेटिकली कॉल करता है जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने डॉग 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जावा ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर डॉग का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इफ़ यू डू नॉट राइट एनी कंस्ट्रक्टर जावा गिव्स यू अ हिडन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गूमेंट्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हमने भी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, लेकिन जावा क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है और उसकी इनिशियल वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट होती हैं जो कि वेरिएबल्स में असाइन हो जाती हैं। एज सोन यू राइट योर ओन कंस्ट्रक्टर जावा रिमूव्स इट्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बजाय अपना खुद का कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं तो जावा जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर देता है या इग्नोर कर देता है। तो ये देखें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला अब हम कंसेप्ट देखते हैं कि क्लास कार है, उसके अंदर ब्रांड और स्पीड प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद बिहेवियर उसका है एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, ये देखें पब्लिक कार एंड इसकी इनिशियल वैल्यूज़, ठीक है। ये एक समझने के लिए लिखा गया है, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है जावा खुद ब खुद बनाता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, ब्रांड की इनिशियल वैल्यू अननाउन होगी, उसके बाद स्पीड की जो है वैल्यू 0 होगी, और ये जो है ये हमने खुद लिखा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बन गया है, ठीक है। इन मेन डॉट जावा कार माई कार इज इक्वल न्यू कार, जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही कार का ऑब्जेक्ट बनेगा मेन क्लास के अंदर। और जावा ऑटोमेटिकली रन्स द कंस्ट्रक्टर अबाव आउटपुट इस, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू होगी वो आउटपुट में शो होगी। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अच्छा सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लें। क्लास का नेम है हमारा डॉग, तो हम कहेंगे जनाब पब्लिक डॉग, तो ये हमारे पास इस तरीके से कंस्ट्रक्टर होगा। डिफ़ॉल्ट या पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर इसको कह सकते हैं। अब जब हम ये कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनाब, ऐसे इसमें एक मैसेज शो करवा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई एम अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज आ जाएगा, यानी कि मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हूँ और मैं क्रिएट हो चुका हूँ, जो क्या करेगा नेम ब्रीड और एज को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर देगा। अगर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करें तो अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर accepts input values when you create an object, this way each object can start with different values, ठीक है।
अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें इस तरीके से वैल्यूज़ डिफ़ाइन ना करनी पड़े, बल्कि हम जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर हम वैल्यूज़ असाइन कर दें हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट, तो उसके लिए हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। तो ये कैसे होगा, इसको अब हम देखते हैं। यही जो कंस्ट्रक्टर था हमारा, इसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, नेम, ब्रीड और एज की। तो यहाँ पर मैं सॉरी इस जगह पर पैरामीटर्स ऐड करता हूँ। स्ट्रिंग नेम के लिए नेम एंड ब्रीड के लिए स्ट्रिंग ब्रीड एंड एज के लिए इंट एज, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर रोल होगा एक और दिस कीवर्ड का। पहले हमने न्यू कीवर्ड देखा, डॉट ऑपरेटर देखा, अब हम देखेंगे दिस कीवर्ड क्या करेगा। अब देखें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का नेम भी नेम है और यहाँ पर इसके पैरामीटर का नेम भी नेम है। ये डिफ़ॉल्ट रूल होता है जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम सेम नेम रखें। लेकिन यहाँ पर अब कन्फ्यूजन क्रिएट ये होगी कि अब हम पता कैसे चलेगा कि पैरामीटर कौन सा है और दूसरा जो क्लास की प्रॉपर्टी है वो कौन सी है। तो उसके लिए हम दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल नेम, इस तरीके से, ठीक है। दिस डॉट नेम का मतलब है दिस कॉल करता है करंट ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये दिस डॉट नेम कौन सा नेम है, ये जो क्लास का प्रॉपर्टी है उसको रेफ़र कर रहा है, और ये वाला नेम जो इक्वल के आगे है ये हमारा पैरामीटर है, ठीक है। देन दिस डॉट ब्रीड इज इक्वल ब्रीड एंड दिस डॉट एज इज इक्वल एज। ये हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसमें अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हुए वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा काम आसान हो गया। हमने ये जो सारा काम किया हुआ था इसको कर देंगे रिमूव, उसके बाद इस काम को भी कर देंगे रिमूव, ऐसे d2 डॉट पाथ मेथड रहेगा यहाँ पर। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इसी जगह पर असाइन कर देंगे इसको, लाइक dog1 के लिए dog1 एंड ब्रीड के लिए breed1 एंड एज इसकी 2 ईयर, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेकंड ऑब्जेक्ट में अपनी होंगी, breed2 एंड dog2, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आपको समझ आया कि ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ इनिशलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक कर जाते हैं कि शायद कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है। हालांकि बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपने देखा कि वैल्यूज़ जो हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब है कि हम एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएं। अब ये किस लिए होगा, लाइक हम चाहते हैं कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, ब्रीड और एज की। हमारा एक कंस्ट्रक्टर हो जो सिर्फ नेम का पैरामीटर एक्सेप्ट करे और उसकी वैल्यू डिफ़ाइन करे, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम हर ऑब्जेक्ट को नेम जो है खुद दें, अगर हम चाहें तो हर ऑब्जेक्ट को नेम और ब्रीड खुद दें, अगर हम चाहें तो हर ऑब्जेक्ट को तीनों वैल्यूज़ खुद दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं, लाइक एक कंस्ट्रक्टर होगा वो सिर्फ नेम को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो वो मैं बना कर दिखाता हूँ, लाइक पब्लिक सॉरी मैं ना ऐसे करता हूँ कि ये अबाव कोड जो है ना इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो इस तरह, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सिर्फ नेम को एज अ पैरामीटर लेगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो डिफ़ॉल्ट यूज़ होंगी। एक कंस्ट्रक्टर हमारा हम यही बना रहने देते हैं, ये क्या करेगा,
नेम और ब्रीड को पैरामीटर के तौर पर लेगा, जबकि एज जो है डिफ़ॉल्ट 0 ही यूज़ होगी। और एक हम कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं जो क्या करेगा, हम ऐसे करते हैं, ये बना रहने देते हैं और यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करके एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो ये दो चीज़ों को एज अ पैरामीटर लेगा, ब्रीड और एज को, ब्रीड और नेम को। तो ये देखें, ठीक है। अब हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर हैं एक क्लास के अंदर। एक कंस्ट्रक्टर तीनों चीज़ों की वैल्यू ले रहा है, तीनों प्रॉपर्टीज़ की, और रिटर्न कर रहा है। एक कंस्ट्रक्टर सिर्फ 2 की वैल्यूज़ ले रहा है और एक सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू को ले रहा है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। बेसिकली ये फीचर है जावा के अंदर कि अगर हम यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू असाइन कर देंगे तो जावा को समझ आ जाएगी कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये नंबर 3 वाला है जिसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है, ठीक है। और ये dog1 जो है ये वैल्यू असाइन कर देगा और दूसरी 2 वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट रहने देगा। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 वैल्यू को रहने देंगे और तीसरी रिमूव कर देते हैं तो जावा को समझ आ जाएगी कि ये नंबर 2 वाला कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 वैल्यूज़ को एज अ पैरामीटर ले रहा है और तीसरी जो है डिफ़ॉल्ट ऐड कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, मतलब कि एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स राइटिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास, ईच कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव अ डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। हमने देखा कि एक क्लास के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रक्टर हमने बनाए, एक कंस्ट्रक्टर में हमने तीनों पैरामीटर्स दिए, एक में 2 दिए, एक में 1 दिए। तो यही बात डेफिनेशन में हो रही है, जावा ऑटोमेटिकली चूज़ द राइट कंस्ट्रक्टर, ये बात समझने वाली है, ठीक है। अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाए मल्टीपल, जावा क्या करेगा, खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि हमने बेसिकली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। वो कैसे डिटेक्ट होगा कि हमारी वैल्यूज़ चेक होंगी कि हमने कितनी पैरामीटर्स की वैल्यू दी हैं, उसके हिसाब से वो समझ जाएगा कि इसने ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किया है। तो चूज़ द राइट कंस्ट्रक्टर बेस्ड ऑन द आर्गूमेंट्स यू पास। वाई इज़ दिस यूज़फुल? And sometime you have all the information about an object, sometime you have only some of it. Overloading lets you handle both cases. जब हम चाहते हैं कि हमें पता है कि तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट होनी है तो हम ऐसा कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे जिसमें तीनों पैरामीटर्स हों। जब हमें पता है कि एज जो है डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, तो सॉरी एज जो है वो सेम होगी या फिर आईडी सेम होगी, तो हम ऐसा कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे जिसके अंदर आईडी जो है उसका पैरामीटर होगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स और कंस्ट्रक्टर हम बनाते कैसे हैं और ओवरलोडिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। सेक्शन नंबर 6 हमारे पास है दिस कीवर्ड का। तो ये वाला टॉपिक जो है मैंने कंस्ट्रक्टर के साथ ही आपको बता दिया कि दिस कीवर्ड क्या करता है। When you write a parameterized constructor, a very common practice is to give the parameters the same name as the fields। मतलब कि जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएं तो एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि ये जो पैरामीटर का नेम है ये वही होना चाहिए जो क्लास की प्रॉपर्टी का नेम है। ब्रीड ब्रीड, एज एज। तो दिस मेक्स कोड इजी टू रीड बट नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जावा कैन नॉट टेल विच वन यू मीन। मतलब अब जावा को ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉपर्टी कौन सी है और कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर कौन सा है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। दिस कीवर्ड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि दिस ऑब्जेक्ट्स ऑन फील्ड एंड व्हेन यू राइट दिस डॉट नेम यू आर सेइंग द नेम फील्ड दैट बिलोंग्स टू दिस ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस वैल्यू के साथ हम दिस यूज़ करेंगे वो उस क्लास के प्रॉपर्टी को शो करेगा और जिसके साथ दिस नहीं होगा वो उस कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर होगा। तो प्रॉब्लम भी हमने देख ली थी और इसका पर्पस भी यूज़ देख लिया था दिस कीवर्ड का। Then simple rule to remember, when the parameter name and the field name are the same, always use this dot field name, ठीक है। On the left side to refer to the field, this is the standard professional way to write Java constructor। Basically ये कह रहा है कि जो हमारी क्लास की वैल्यू होगी उसको लेफ़्ट साइड पर हम रखें, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और मैंने भी ऐसा ही किया कि दिस डॉट नेम को लेफ़्ट साइड पर रखा और जो पैरामीटर है उसको राइट साइड पर रखा।
जो क्लास की प्रॉपर्टी है उसके साथ हम दिस यूज़ करेंगे और जो पैरामीटर है वो ऐसे ही लिखेंगे। जावा खुद ब खुद समझ जाएगा कि पैरामीटर कौन सा है और क्लास का प्रॉपर्टी कौन सी है। तो सेक्शन नंबर 7 बैंक अकाउंट का कोड होगा, उसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। लेट अस बिल्ड अ रियल वर्ल्ड बैंक अकाउंट सिस्टम स्टेप बाय स्टेप, दिस एग्जांपल यूजेस एवरीथिंग यू लर्न सो फार, क्लास, फील्ड्स, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद दिस एंड मल्टीपल मेथड्स। Every bank account has an owner, account number and a balance. You can deposit money, withdraw money and check your balance. अच्छा, ये जो कोड है ना, ये बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है हमें, ठीक है। तो मैं इसका आसान हल ये है कि आपको ये एज असाइनमेंट टास्क प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और इसका सोर्स कोड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ये जो चीज़ है, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये आप खुद बनाने की कोशिश करें। अब मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास कैसे बनती है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि इससे हमारा कॉन्फिडेंट बूस्ट करें। सेक्शन नंबर 8 है हमारा, These are real mistakes that students make every often. Read each one carefully so you do not repeat them in your exam or labs. Wrong constructor name, ठीक है। मिस्टेक नंबर 1 हमारे पास है wrong constructor name। हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर का नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा। अगर हम इसका नेम थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा बल्कि वो सिंपल मेथड होगा, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी, हमने कंस्ट्रक्टर को वही नेम देना है जो क्लास का नेम हो। उसके बाद मिस्टेक नंबर 2 है हमारे पास एडिंग वॉइड। मतलब मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी रिटर्न टाइप यूज़ नहीं होगी। जैसे हमने इसमें ये वॉइड यूज़ किया था, ऐसे ही मेथड के हिसाब से कंस्ट्रक्टर में कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो वो फिर एक सिंपल रेगुलर मेथड बन जाएगा, ना कि कंस्ट्रक्टर। मिस्टेक नंबर 3 फॉरगेटिंग दी न्यू कीवर्ड, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें न्यू कीवर्ड लाजमी यूज़ करना है, उसको आपने भूलना नहीं है, अदरवाइज़ ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनेगा। जावा जो है कंपाइल टाइम पर एरर देगा। मिस्टेक नंबर 4 कंफ्यूजिंग दी क्लास विद एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाई है कि क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, उसको डेफिनेशंस को भी समझना है। और जो रियल वर्ल्ड एनालॉजी आपको मैंने दी थी यानी कि मोबाइल कंपनी की, तो उसको आपने याद रखना है, उससे आपको भूलेगा नहीं कि जो हमारा नमूना होगा, जो डिज़ाइन होगा, उसको हम क्लास कहेंगे, जो हमारा रियल वर्ल्ड मोबाइल होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मिस्टेक नंबर 5 है फॉरगेटिंग दिस, ठीक है। दिस कीवर्ड को भूल जाना, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो कि हमने नहीं करनी, आपको मैंने समझा दी है। मिस्टेक नंबर 6 हमारे पास है क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्टिंग दैम टू शेयर डाटा, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, इफ़ यू चेंज माई डॉग डॉट नेम इट डज नॉट चेंज फ्रेंड डॉग डॉट नेम। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का जो डाटा होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट से टोटली इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट के डाटा को चेंज करके चाह रहे हैं कि दूसरा चेंज हो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन सेपरेट कॉपी ऑफ ऑल फील्ड्स। सेक्शन नंबर 9 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन मैंने ऐड किया है इस नोट्स में, जो कि हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 8 एंड 8 क्वेश्चन है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन योर टीचर विल आस्क ड्यूरिंग वाइवा। रीड द क्वेश्चन, कवर द आंसर एंड ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट इज़ अ क्लास इन जावा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में लैब के दौरान कि क्लास किसे कहते हैं। तो इसकी सिंपल आपने डेफिनेशन बतानी है कि क्लास इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस व्हाट फील्ड्स प्रॉपर्टीज़। फील्ड्स मतलब प्रॉपर्टीज़। आप ऐसे बता सकते हैं कि फील्ड्स मीन प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स मीन बिहेवियर्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स विल हैव, ठीक है। द क्लास इटसेल्फ डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। क्लास जो है वो खुद मेमोरी जो है कंज्यूम नहीं करेगी, ये हमने बहुत डिटेल से समझ लिया है। उसके बाद मेमोरी इज़ ओनली यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम इट। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी कंज्यूम करेगा, जबकि क्लास मेमोरी को यूज़ नहीं करेगी। तो ये आपने सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन के आंसर जो है आप नोट डाउन कर लें तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन दी जावा।
ऑब्जेक्ट इज़ एन एक्चुअल इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। एक प्रोटोटाइप से जब हम रियल वर्ड एक्चुअल इंस्टेंस बनाएंगे उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। व्हेन यू राइट न्यू क्लास नेम जावा क्रिएट अ रियल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ठीक है। सेट अप ऑल द फील्ड्स एंड रिटर्न्स अ रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट। यू कैन क्रिएट मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन क्लास। तो आप एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जब हम न्यू कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं तो जावा क्या करता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट हैज़ द एग्जैक्ट सेम नेम एज द क्लास एंड हैज़ नो रिटर्न टाइप, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल मेथड है और इसका नेम सेम होगा जो कि हमारी क्लास का नेम होगा और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। It runs automatically when an object is created using new. A regular method has a return type, has any name and must be called manually. रेगुलर मेथड को कॉल करना पड़ता है जबकि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिफ़ॉल्ट एंड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सॉरी। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा, जो जावा खुद ब खुद बना देगी या फिर जो कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं करेगा। एंड सेट्स ऑल फील्ड्स टू फिक्स्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेक्स आर्गूमेंट्स सो ईच ऑब्जेक्ट कैन बी इनिशियलाइज्ड विद डिफरेंट वैल्यूज़ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स लेगा ताकि जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसकी अपनी वैल्यूज़ असाइन कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये हमने देख लिया कि जब एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होंगे तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स नहीं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट एंड टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज़ द दिस कीवर्ड एंड व्हेन डू यू नीड इट। दिस कीवर्ड रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू नीड इट व्हेन द कंस्ट्रक्टर्स पैरामीटर नेम इज द सेम एज द फील्ड नेम। जब हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज़ का नेम और कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स का नेम सेम होगा तो हम दिस कीवर्ड को यूज़ करके क्लास की प्रॉपर्टीज़ को कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से डिफरेंट करेंगे, उसके बाद अलहदा करेंगे दोनों को, और दिस कीवर्ड क्लास को रेफ़र करेगा और जो सिंपल नेम होगा वो उसके पैरामीटर को रेफ़र करेगा। राइटिंग दिस डॉट नेम इज इक्वल नेम टेल्स जावा दिस डॉट नेम इज क्लास प्रॉपर्टी एंड नेम इज कंस्ट्रक्टर्स पैरामीटर, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द न्यू कीवर्ड डू। द न्यू कीवर्ड डज डू टू थिंग्स, इट एलोकेट अ फ्रेश ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी जो है वो एलोकेट कर लेती है, एंड इट कॉल्स द क्लास कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स फील्ड। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है ताकि ऑब्जेक्ट की फील्ड जो है इनिशियलाइज हो सकें, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिल सकें या फिर जो पैरामीटराइज वैल्यूज़ हैं वो मिल सकें। लास्ट but not least question, what happens if you do not write any constructor in your class. Java automatically provide a hidden default constructor with no arguments, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जावा जो है खुद ब खुद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, उसमें प्रॉपर्टीज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कॉल हो जाती हैं, यानी कि स्ट्रिंग के लिए नल, इंट के लिए 0 एंड सो ऑन, ठीक है। however as soon as you write your own constructor, जैसे ही हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जावा रिमूव दिस हिडन वन। जावा जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और हिडन कंस्ट्रक्टर को इग्नोर कर देता है और हमारा बना हुआ कंस्ट्रक्टर यूज़ करता है। सो इफ़ यू राइट ओनली अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यू कैन नो लॉन्गर क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद नो आर्गूमेंट्स, ठीक है। मतलब कि जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लें तो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें आर्गूमेंट्स देने ही पड़ेंगे, यानी कि उनकी वैल्यू सेट करनी ही पड़ेंगी। सेक्शन नंबर 10 और हमारा इस लेक्चर का आखिरी सेक्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है। तो इनको आप देख लें, मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि लेक्चर लेंथी ना हो, लेकिन फिर भी लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी हो चुका है। लेकिन जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है तो मेरे ख्याल में यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ब्रेक लें अगर आप थक गए हैं, अदरवाइज़ आप इसको जितना तेज़ मेरे ख्याल में मैं बोल रहा हूँ 2x की स्पीड पर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 हमारे पास कहता है कि क्लास, सबसे पहला पॉइंट है, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट टेम्पलेट एंड ऑब्जेक्ट इज़ द रियल इंस्टेंस मेड फ्रॉम इट। क्लास एक टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट इससे बनने वाला रियल इंस्टेंस है, ठीक है। ये सिंपल क्विक रिवीजन के लिए। उसके बाद यूज़ द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड को क्यों यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑब्वियसली भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या मकसद है। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास, कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास एंड हैज़ नो रिटर्न टाइप। भाई कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो क्लास के नेम के साथ एग्जैक्ट मैच करेगा और उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, इवन के वॉइड भी नहीं होगी। रिटर्न टाइप मतलब किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो कंस्ट्रक्टर वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, ठीक है, जस्ट वैल्यूज़ को इनिशलाइज करता है।
कंस्ट्रक्टर रन ऑटोमेटिकली, पॉइंट नंबर 4 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। तो ये देखें, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा उसके बाद न्यू कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, यही पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर रन ऑटोमेटिकली, यू नेवर कॉल देम मैनुअली। जैसे कि यहाँ पर हमने बार्क मेथड को कॉल किया लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू राइट नो कंस्ट्रक्टर जावा प्रोवाइड अ हिडन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एंड वंस यू राइट योर ओन कंस्ट्रक्टर जावा हिडन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज रिमूव, जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे तो जावा का हिडन कंस्ट्रक्टर जो है वो इग्नोर हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो पैरामीटर्स सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, स्ट्रिंग के लिए नल होती है, उसके बाद इंटीजर के लिए 0 होती है एंड सो ऑन। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कॉल करेगा, असाइन करेगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रिसीव वैल्यूज़, यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में जो हम वैल्यूज़ पास करेंगे उनको जो है वो ऑब्जेक्ट को सेट करेगा डिफरेंटली, हर ऑब्जेक्ट की अलग वैल्यू होगी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सेम क्लास, एक क्लास के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ डिफरेंट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होंगे तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग भी हमने पढ़ा था, अब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड यूज दिस डॉट फील्ड नेम व्हेन द पैरामीटर नेम एंड द फील्ड नेम आर द सेम, जब कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स और क्लास की प्रॉपर्टीज़ का नेम सेम हो तो दिस डॉट फील्ड नेम, यानी कि हम दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। डॉट ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस फील्ड एंड मेथड्स, जब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। लाइक माई ऑब्जेक्ट नेम dog1 डॉट प्रॉपर्टी नेम dog1 डॉट नेम, डॉट ऑपरेटर के साथ हम उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। डॉग डॉट बार, डॉग के साथ हम उस मेथड को, उस बिहेवियर को एक्सेस कर रहे हैं। वन क्लास कैन क्रिएट मैनी इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट होगा। ईच हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ ऑल फील्ड्स, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी और वो टोटली दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। फील्ड्स, अब यहाँ पर बात आती है फील्ड्स क्या होता है बेसिकली, व्हाट द ऑब्जेक्ट हैज़, मेथड्स व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू। फील्ड्स वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका कलर क्या है, इसका नेम क्या है, इसकी स्पीड क्या है एंड इसका साइज़ क्या है। मेथड क्या है, मेथड डिफाइन करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो करेगा क्या, वो खाएगा, वो बोलेगा, वो दौड़ेगा तो ये हमारे पास उसका मेथड है। फील्ड्स और मेथड यानी कि वेरिएबल्स और मेथड्स। ऊप ऑर्गेनाइजेज कोड इनटू रीयूजेबल लॉजिकल रियल वर्ड बेस्ड यूनिट्स, यानी कि अब ऊप जो है वो किस लिए यूज़ की हमने कि कोड को रीयूज़ बनाएं, कि एक दफ़ा लिखा हुआ कोड बार बार यूज़ कर सकें, उसके बाद उसको लॉजिकल बनाएं और रियल वर्ड बेस्ड बनाएं। देखिए हमने ऑब्जेक्ट और क्लास का कंसेप्ट कितने इजीली समझ लिया, ठीक है, हम इसको किसी भी चीज़ से कंपैरिजन कर सकते हैं, इसीलिए हम ऊप्स का कंसेप्ट लेके आए। एंड सेक्शन नंबर 11, तो इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, ये टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये नोट डाउन कर लें वीडियो को पास करके। सबसे पहला टास्क है क्रिएट अ क्लास कॉल्ड बुक, बुक नेम की क्लास बनाएं, गिव इट 3 फील्ड्स, 3 प्रॉपर्टीज़ दें, बुक की टाइटल, उसके बाद ऑथर नेम एंड प्राइस, एंड राइट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएं दैट टेक्स ऑल 3 वैल्यूज़, जो कि इन वैल्यूज़ को ले, और एक मेथड बनाएं जिसमें शो डिटेल, यानी कि डिटेल शो हो कि हमारी क्लास के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। दैट प्रिंट ऑल द बुक इन्फॉर्मेशन इन मेन, क्रिएट 2 बुक्स ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट डिटेल एंड कॉल शो डिटेल ऑन ईच। ये सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पर 2 क्लास बनाई, यही एनालॉजी है। यहाँ पर मैंने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए, आपने सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बार का मेथड यूज़ किया, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक ही मेथड के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज़ को शो करवा देना है। टास्क नंबर 2 है इजी टू मीडियम, क्रिएट अ क्लास कॉल्ड स्टूडेंट विद फील्ड्स नेम रोल नंबर एंड मार्क्स, राइट बोथ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ऐड, इसमें 2 कंस्ट्रक्टर बनेंगे, एक डिफॉल्ट जिसकी वैल्यूज़ नहीं होंगी और एक पैरामीटराइज्ड। उसके बाद ऐड अ मेथड कॉल्ड ग्रेड, ठीक है, दैट प्रिंट्स पास इफ़ मार्क्स आर 50 और अबव एंड फेल अदरवाइज। एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम इफ़ एल्स कंडीशंस को भी यूज़ करेंगे, जिससे हमारा प्रोसीजरल का कंसेप्ट जो है रिवाइज हो जाएगा। तो ये किस लिए होगा कि एक मेथड के अंदर हम ग्रेड्स को कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवाएंगे कि अगर स्टूडेंट के नंबर जो है वो 50 से अबव है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। क्रिएट 1 ऑब्जेक्ट यूजिंग ईच कंस्ट्रक्टर एंड टेस्ट द ग्रेड मेथड, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। वो कह रहा है कि जनाब एक ऑब्जेक्ट को एक टाइप का कंस्ट्रक्टर यूज़ कॉल करे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में, और दूसरे ऑब्जेक्ट में दूसरा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटराइज्ड होगा वो कॉल हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने किया कि एक ऑब्जेक्ट में हमने ऐसा कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जिसकी सिर्फ एक पैरामीटर है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में ऐसा कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जिसके दो पैरामीटर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बहुत ही इजी और आपको अंडरस्टैंडिंग और आपकी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी ये प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद टास्क नंबर 3 है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देखें, इसको नोट डाउन करें और इसको प्रैक्टिस करें। टास्क नंबर 4 है हमारे पास, बिल्कुल थोड़ा एडवांस लेवल पर, और ये एक चैलेंज होगा। अगर आप इसको डन कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे ख्याल में इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि जनाब ये कंसेप्ट क्या है और ये किस लिए है। उसके बाद सेक्शन नंबर 12, इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं बोलकर नहीं बताऊंगा, ये आप खुद ब खुद नोट डाउन करें, ठीक है। थ्योरी के हवाले से 8 क्वेश्चन थ्योरी के हवाले से हैं, ठीक है। डेफिनेशन है सिंपल। उसके बाद इसको वीडियो को पास करके यहाँ पर इसको नोट डाउन करें। एंड कोडिंग क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 सवाल जो हैं वो कोडिंग के हैं, इसके अलावा जो एग्ज़ाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर जो है उसका हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जो हमारे लेक्चर हैं ये थोड़े लेंथी हो सकते हैं, लेकिन हम 15 लेक्चर्स के अंदर वो कंसेप्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो किसी भी कोर्स में डिस्कस नहीं किए जाते, यानी कि इन डेप्थ डिस्कस नहीं किए जाते। तो ये देखिए, अब मैंने आपको थ्योरेटिकली भी चीज़ें समझाई, उसके बाद उसका प्रैक्टिकली भी आपको बताया इम्प्लीमेंटेशन, एंड उसके बाद उसकी टाइप्स, और उसके बाद उसके हर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, डेफिनेशंस और कोडिंग के क्वेश्चन, उसके बाद आपकी असाइनमेंट, ये सारा कुछ आपको मैंने ऐड करके दिया इस एक लेक्चर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन उस बंदे के लिए जो क्विक रिवीजन करना चाहता है, जो चीज़ों को समझना नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, तो भाई पास होने के लिए भी आपको कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। ऐसे पास नहीं हो सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे। डे 2 का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बल्कि हमने क्या किया है जनाब, पहले जो 2 दिन का था ना कोर्स कंटेंट, वो एक ही लेक्चर में मैंने मर्ज कर दिया, ताकि ऊप्स फाउंडेशन और क्लास ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर एक लेक्चर में होंगे तो ये भूलने नहीं लगे कभी, ठीक है। अब हम डे 3 से स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इनकैप्सुलेशन और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है तीसरा, ये इससे थोड़ा सा शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट इसमें भी काफ़ी होंगे। गेटर सेटर हो गया, उसके बाद डाटा हाइडिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। स्ट्रक्चर जो हमारा कोर्स का ये था कि जनाब लेक्चर हमारा 2 घंटे का, मैंने जो एस्टिमेटेड टाइम देखा था, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल लैब, यानी कि जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो कम से कम 2 से 3 घंटे लेगी, एंड टोटल पर डे हमारे पास 5 आवर का एस्टिमेटेड टाइम था, ठीक है। ये अगर आप परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, और मैंने ये गारंटी के साथ बताया कि ये एक लेक्चर जो है आपके यूनिवर्सिटी के 1 हफ्ते के सिलेबस के बराबर होगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं लेक्चर में हमने कितना कंटेंट शेयर किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। और ये वाकई मेरे ख्याल में 1 हफ्ते से ज़्यादा भी होगा। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक में, जस्ट आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको विदिन 24 आवर रिस्पॉन्ड दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।